नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम जिस पार्ट की बात कर रहे थे वो पार्ट था हमारा वेरियस स्टेचुटरी बॉडीज़। इन स्टेचुटरी बॉडीज़ में हमने वेरियस बॉडीज़ देखी थी। उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 60 के साथ। किसका, जो इंडियन पॉलिटी है उसकी लेटेस्ट 7th एडिशन हमें देखने को मिलती है एम लक्ष्मीकांत सर की। उसका चैप्टर नंबर 60 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 to 59 चैप्टर डिटेल में देख चुके हैं। अगर इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको जाके आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसका टाइटल है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। हमने पहले देखा नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर द SC STs, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। वैसे ही ये चाइल्ड राइट हैं, इनके लिए नेशनल लेवल पे एक कमीशन देखने को मिलता है जो इनके राइट्स के प्रोटेक्शंस के बारे में बात करता है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसका लोगो भी आप लोग देख सकते हैं। चिल्ड्रन जो हैं इनके राइट्स के प्रोटेक्शंस के बारे में इस कमीशंस को बात करनी होती है। इसके कुछ एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, किस तरीके की बॉडी है। तो देखिए, ये जो नेशनल कमीशन है प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक टाइप की स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं, यानी कि पार्लियामेंट ने लॉ पास करके इस बॉडी को बनाया था। कब? 2007 के अंदर। कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके थ्रू ये बॉडी बनाई गई? तो एक्ट था हमारा नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में एक्ट लाया गया और बॉडी बनाई गई 2007 में, जिसका टाइटल दिया गया नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ऑलराइट, इसका मेन एजेंडा क्या देखने को मिलता है? तो भाई प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और साथ ही साथ में डिफेंड करना जो भी चाइल्ड राइट्स हैं कंट्री के अंदर उसको। ठीक है, अब चाइल्ड राइट्स का मतलब क्या है? तो भाई चाइल्ड राइट्स का मतलब वही है जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, वो जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही हमने चाइल्ड को क्या किया है, डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ये जो UNCRC जो हैं उन्होंने क्या किया था, 20 नवंबर 1989 को इनका जो कन्वेंशन था वो हमने भी क्या किया था, रेटिफाई किया था। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा पर्सन जो बिलो 18 ईयर्स है उसको हम लोग बोलेंगे चाइल्ड। ठीक है, कोई भी ऐसा ह्यूमन जो बिलो 18 ईयर्स है उसको चाइल्ड कहा जाता है। तो बस ये डेफिनेशन को हमने भी हमारे NCPCR ने, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने अडॉप्ट किया। और आज हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई भी ऐसा पर्सन ह्यूमन जो बिलो 18 है, वो बॉय हो, गर्ल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, तो उसे हम चाइल्ड कंसिडर करेंगे। और ये इस कानून के तहत आ जाएगा जो स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये कमीशन है वो किस तरीके से डील करता है? तो भाई ऐसे केसेस से डील करता है जो बात करते हैं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड द प्रोग्राम फॉर द चाइल्ड वेलफेयर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या देखने को मिलते हैं हमको, ये NCPCR के, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के। भाई सबसे पहले कॉग्निजेंस के साथ क्या करना, स्टेप्स लेना, रिड्रेस करना कोई भी ऐसे मैटर्स हैं जिनमें चाइल्ड राइट जो हैं उनका वायलेशन हुआ है। ठीक है, जितने भी लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म हैं जो बात करते हैं चाइल्ड राइट की, तो उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाना इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द चाइल्ड राइट, जिसको हमने रेटिफाई कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये सारे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, जो कि किसके अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री भी याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये तो नाम से ही पता चल जाएगा। भाई चाइल्ड राइट के बारे में बात करिए तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ही आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो ये पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये बॉडी आ रही है, जो कि एक स्टेचुटरी बॉडीज़ है। ठीक है, इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, इसके मेंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। देखिए, मल्टी मेंबर बॉडी है। इससे पहले भी हमने मल्टी मेंबर बॉडीज़ के बारे में बात की है। एक चेयरमैन होते हैं और इसके 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर में से एटलीस्ट 2 मेंबर्स क्या होने चाहिए, 2 मेंबर्स जो हैं वो वुमेन होनी चाहिए, ताकि भाई चाइल्ड जो है वो वुमन भी हो सकती है तो उनके भी टेक केयर किया जा सके, उनके राइट्स के बारे में, उनके कंसर्न, जो वुमेन के कंसर्न वुमन बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए एटलीस्ट ये 6 मेंबर में से 2 मेंबर जो हैं वो वुमन तो होने ही चाहिए। ऑलराइट, इसके अलावा चेयरपर्सन, अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो भाई ऐसे पर्सन होने चाहिए जिनमें क्या, जिनके पास क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्क का फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, जबकि अगर इन 6 मेंबर्स की बात करें वो कैसे होने चाहिए? तो भाई ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो एमिनेंस हो, एबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो उनके पास, स्टैंडिंग इन द एक्सपीरियंस हो अलग अलग फील्ड में, जैसे कि एजुकेशन की फील्ड है, चाइल्ड हेल्थ केयर, वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में एक्सपीरियंस हो, जुवेनाइल जस्टिस के केसेस को समझते हो वो प्रॉपर वे में, एलिमिनेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर की फील्ड में उन्होंने काम किया हो, चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझते हो, सोशियोलॉजी को समझते हो, जितने भी लॉज हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन उनमें उनको कुछ एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग मेंबर बनाते हैं। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है जो हमें चेयरमैन और मेंबर की देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें इन दोनों को, चेयरमैन हो या फिर मेंबर्स हो, इन लोगों को कौन अपॉइंट करते हैं? तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती
है, ठीक है। बट याद रखना चेयरमैन को जब अपॉइंट करना होता है तो एक कमेटी रिकमेंडेशन के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है। वो कमेटी होती है 3 मेंबर की कमेटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और उनके चेयरमैन कौन होते हैं इस 3 मेंबर की कमेटी का, जो चेयरपर्सन को रिकमेंड करेगी कि भाई इसको बनाओ चेयरपर्सन, तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री भी यही है, डिपार्टमेंट का जो मेंबर्स होगा वही क्या होंगे, चेयरमैन होंगे ये 3 मेंबर कमेटी की। फिर ये लोग रिकमेंडेशन देंगे भाई इसको चेयरमैन बनाओ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर देगी एज अ चेयरमैन, ठीक है। तो ये तो हो गई अपॉइंटमेंट। अब भाई अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो सैलरीज वगैरह भी आएगी, तो इनके सैलरीज हैं, सब अलोवेंसेज हैं, सर्विस कंडीशन है, ये सब कौन डिफाइन करता है, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। बट एक बार इनको अपॉइंट कर दिया, सर्विस कंडीशन सैलरी डिसाइड कर दी, तो जब तक वो ऑफिस में है तब तक उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीधी सी बात है इन्फ्लुएंस अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इसीलिए ये चीज़ रखी जाती है कि भाई तेरे सैलरी एंड द अलोवेंसेज कैन नॉट बी वेरी अपॉन द डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके अलावा भाई रिटायरमेंट की एज क्या होती है, तो रिटायरमेंट की इनकी एज होती है जनरली, एज की जब हम बात करते हैं तो चेयरमैन की होती है 65 ईयर्स, मेंबर्स की होती है 60 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा इनका टेन्योर होता है जनरली 3 ईयर्स का होता है। और एक बार अगर इनका टेन्योर पूरा हो गया या एज क्राइटेरिया पूरा हो गया तो क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, यस रीअपॉइंट किया जा सकता है, बट ओनली 1 टाइम, यानी 1 बार तो ओरिजिनली बने थे और एक बार और अपॉइंट किया जाता है, यानी कि 2 टेन्योर्स 2 बार एलिजिबल होते हैं। उसके बाद फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं है, तो 2 बार के लिए एलिजिबल होते हैं। याद रखना दोनों चेयरमैन और मेंबर, उनके एज क्राइटेरिया भी हमें पता रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या अगर एक बार अपॉइंट हो गया तो ये लोग रिज़ाइन भी दे सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिमूव भी कर सकती है अगर ये प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के अंडर देखने को मिले, तो भाई इनको रिमूव भी किया जा सकता है। और भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं इन 2 के अलावा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के अलावा, अगर ये इंसॉल्वेंट पाए गए, बैंकों से फ्रॉड किया इन्होंने, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई और जगह से भी ये जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से ही प्रॉफिट आ रहा है, इस तरीके से देखने को मिला, ठीक है। इनकेपेबल जो हुआ है ये, ठीक है, अनसाउंड माइंड के हुआ है, ठीक है, कोई भी ऐसा एब्यूज़ किया, अपनी ऑफिस का मिसयूज़ किया इन्होंने, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन किया किसी ना किसी का। इसके अलावा इनको कोई इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस दी गई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़रों के अंदर सही नहीं है, तो भी इनको रिमूव किया जाएगा। 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स हुई कमीशन की और ये एब्सेंट रहे तो भी सर ये एक फिट केस होगा इनको रिमूव करने का। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जिनके बेस पे क्या किया जा सकता है, चेयरमैन और मेंबर दोनों को रिमूव किया जा सकता है। तो ये है ओवरऑल अबाउट कंपोजिशन, मेंबर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, एक बार अपॉइंट हो गए तो कैसे उनकी सर्विस कंडीशन रहेगी और कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये है ओवरऑल अबाउट कंपोजिशन। इसके अलावा जब हम बात करेंगे फंक्शंस की कि भाई क्या फंक्शंस रोल प्ले करते हैं ये लोग, तो देखिए सिंपल सी बात है, चाइल्ड के राइट्स के बारे में जितने भी लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, उसको इंप्लीमेंट कराना, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको एग्जामिन करना, रिव्यू करना, उनके सेफगार्ड के बारे में अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट भी की जाती है इनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। इंक्वायरी करते हैं कोई भी चाइल्ड राइट्स जो हैं उसके वायलेशन का केस हुआ तो, ठीक है, एग्जामिन करते हैं ऑल द फैक्टर इनहिबिट द एम्प्लॉयमेंट इन्जॉयमेंट ऑफ द राइट ऑफ द चिल्ड्रन। भाई कोई भी ऐसा केस है, टेररिज्म का केस है, कम्युनल राइट्स का है, नेचुरल डिजास्टर का है, डोमेस्टिक वायलेंस का, HIV एड्स का, ट्रैफिकिंग का, एक्सप्लॉयटेशन का, प्रोस्टिट्यूशन का, इन सभी केसों को ये क्या करते हैं, सारे फैक्टर को एग्जामिन करते हैं कोई भी अगर चाइल्ड के खिलाफ ऐसा कोई केस होता है तो, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसके अंदर चिल्ड्रन जो हैं उनको स्पेशल केयर की नीड होती है, तो वहाँ पे क्या है इनके द्वारा रिकमेंडेशन भी दी जाती है ताकि उनको स्पेशली ट्रीट किया जा सके, जैसे कि जुवेनाइल है, चिल्ड्रंस हैं उनके लिए, ठीक है। स्टडी करते हैं, अलग अलग टाइप की ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको प्रॉपर स्टडी किया जाता है, उनकी अपनी खुद की पॉलिसी को पीरियोडिकली रिव्यू भी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रमोट भी करते हैं रिसर्च इन द फील्ड ऑफ अ चाइल्ड राइट। इसके अलावा जो भी लिटरेचर्स हैं, ठीक है, अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको भी बताना चाइल्ड का इंपॉर्टेंस, उनकी कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है, मेंटल ट्रॉमा, तो उनको भी अवेयर करना, ये वाली चीज़ें भी इनके द्वारा देखी जाती है। कोई ऐसा जुवेनाइल है जिसको कस्टडी के अंदर रखा गया है, वेलफेयर हाउस के अंदर रखा गया है पुलिस के द्वारा, तो वहाँ पे भी जाना, छानबीन करना, टेक केयर करना, प्लेस ऑफ रेजिडेंट हो, सारी चीज़ें उसके रेजिडेंट की प्लेस, उनको भी टेक केयर करती है यही सब इनके फंक्शंस देखने को मिलते हैं। इनमें कोई कंप्लेन भी कर सकता है और ये एक्शन सुओ मोटो भी ले सकते हैं रिगार्डिंग द कोई भी ऐसा केस है जिसके अंदर चाइल्ड के जो राइट्स हैं उनको डिप्राइव किया गया है, ठीक है। कोई लॉज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, चाइल्ड के लिए हैं वो, पर उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी डिसीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और द इंस्ट्रूमेंट एम्ड एट द मिटिगेशन हार्डशिप एंड द इंश्योरिंग द वेलफेयर एंड द प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द चिल्ड्रन। भाई इनको हार्डशिप ना हो ऐसे प्रोग्राम है, अगर उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कंप्लायंस में नहीं लिया गया, उनको वायलेट किया गया, तो भी ये जो है पिक्चर में आ
आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों के ओवरऑल वेलफेयर के लिए जवाबदारी इनकी देखने को मिलती है, क्योंकि एक स्टेचुटरी बॉडी है विथ सर्टेन पावर्स। ठीक है, और भी कुछ फंक्शन जो इन्हें ठीक लगते हैं चाइल्ड राइट्स के प्रमोशंस के लिए, तो वो भी सारी चीज़ें इनके करने के मैटर में आती है। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ें ध्यान रखनी कि भाई कमीशन जो हैं, अगर कोई भी केस पहले से कोई दूसरी स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी कमीशंस हैं, वो अगर चाइल्ड राइट का कोई भी केस पहले से डील करे तो उन केसों को ये नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट है वो डील नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो केस चल रहे हैं, तो इसमें उसकी अथॉरिटीज़ नहीं होती है, जो हमें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें कुछ पावर की कि कमीशन जो है इसके पास क्या पावर है, तो जब ये इन्वेस्टिगेशन करता है ना चाइल्ड राइट के केसेस की, तो इसके पास सिविल कोर्ट की पावर देखने को मिलती है। और सिविल कोर्ट की क्या क्या पावर होती है भाई, किसी को भी सम्मन करना, बुलाना, एनफोर्स करना कि भाई आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है, जो भी डिस्कवरी किए गए नए नए डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, एफिडेविट्स हैं, उनको सबको कलेक्ट करना। ठीक है, रिक्विजिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम द एनी कोर्ट और द ऑफिस, भाई किसी भी ऑफिस है गवर्नमेंट की या कोर्ट है तो वहाँ से अलग अलग ऑफिस के अंदर से रिकॉर्ड्स मंगाए जा सकते हैं, इनके द्वारा इशू किया जा सकता है सम्मन, बुलावा फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस और द डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो ये सारी पावर सिविल कोर्ट की होती है, और सेम पावर हमको एनसीपीसीआर के पास भी देखने को मिलती है जब ये क्या करते हैं, केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ पावर्स हैं। अब बात करेंगे इनकी वर्किंग की, किस तरीके से ये वो लोग वर्क करते हैं। तो देखिए अलग अलग टाइप के वर्क्स हैं, उनको ये लोग इंक्वायरी के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, it may recommend to the concerned government or the authority the initiation of the proceeding for the prosecution or such other suitable action against the concerned person। भाई कोई concerned person है, उसको किस तरीके से prosecute किया जाए, ठीक है, उनकी इसकी प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, तो वो सारी चीज़ें ये लोग रिकमेंड के फॉर्म में दे सकते हैं कोर्ट को और गवर्नमेंट्स को भी, अगर वो चाइल्ड है तो उसके लिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं भाई कि भाई क्या किया जाए, पर्टिकुलर जो चाइल्ड हैं उसको सर्टेन डायरेक्शंस के अंदर ट्रीट किया जाए, ऑर्डर्स और रीट इशू की जाए, तो ये सुप्रीम और हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ये क्या कर सकते हैं, रिकमेंड दे सकते हैं उनको कि भाई आप ग्रांट प्रोवाइड करो, इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करो विक्टिम्स को, अगर वो चाइल्ड है तो ये चीज़ें भी इनकी वर्किंग के अंदर ही आती है। प्लस ये अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लस स्टेट गवर्नमेंट को, और ये सेंटर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेजिस्लेचर के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के अंदर ये रखेगी, अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन कि भाई जो भी रिकमेंडेशन ये कमीशन ने दी थी गवर्नमेंट को, उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया, उसकी रिपोर्ट को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन। नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, क्या रीज़न था, 1 साल के अंदर अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट्स को। ठीक है, कि इससे एनसीपीसीआर को कि भाई आपने एक्शंस क्यों नहीं लिए, अगर कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दी आपको चाइल्ड राइट्स के लिए, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो 1 ईयर के अंदर अंदर उन्हें रखनी होती है टेबल पे गवर्नमेंट को टू द कमीशन। ऑलराइट, ये वर्किंग देखने को मिलती है। अब क्या यही सारे फंक्शंस हैं इसके पास, नहीं, कुछ और भी लॉज हैं हमारी कंट्रीज़ के अंदर जो चाइल्ड के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये 3 लॉज जो हैं इनके रिगार्डिंग भी कुछ एडिशनल पावर जो हैं वो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट हैं, इनको दी गई हैं। ये लॉज कौन से हैं, फर्स्ट लॉ है द राइट ऑफ अ चिल्ड्रन टू द फ्री एंड कंपलसरी एक्ट 2009, इसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं 2009 का, जो क्या करता है 6 to 14 ईयर्स के नॉर्मल बच्चे और 6 to 18 ईयर्स के अगर डिसेबल बच्चे हैं तो उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। हमें पता है आर्टिकल 21A, ठीक है, जो 2002 के अंदर ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, तो यही एक्ट जो है लॉ तो 2002 में आया, पर जो है हम बोल सकते कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 2002 में किए गए, लेकिन लॉ लाया गया 2009 में, 7 साल बाद फिर ये इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस कानून के तहत भी एनसीपीसीआर के पास राइट हैं कि वो रिव्यू कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, इसमें कोई कंप्लेन आ रही है तो उसको टेक केयर करना, नेसेसरी स्टेप्स लेना है अगर इस केस में, तो वो भी चीज़ें ले सकते हैं। और अपनी रिपोर्ट के अंदर जो एनुअल रिपोर्ट वो सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, उसमें इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट भी उनके द्वारा सबमिट की जा सकती है कि भाई स्कूलिंग एजुकेशन बच्चों की किस तरीके से चल रही है, एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद दूसरा लॉ है द प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ऑफ 2012, जिसको पॉक्सो एक्ट भी कहा जाता है। ये किसके लिए भाई, चिल्ड्रन जो हैं उनको सेक्सुअल ऑफेंस से बचाया जा सके, उसके लिए एक प्रीमियम कानून लॉ देखने को मिलता है हमारी कंट्री में। इसके रिगार्डिंग भी कि भाई इसके प्रोविज़न प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उनको प्रॉपर मॉनिटर करना, ठीक है, इंक्वायरी करना अगर कोई भी ऐसी कंप्लेन आती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर इसके जितनी भी रिपोर्ट्स है इसके रिगार्डिंग जितना भी डेटा है उसको भी है ना एनसीपीसीआर क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है विद इन द
एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर सकता है। तो ये सेक्सुअल ऑफेंस से बचाता है और ये फ्री एजुकेशन की बात करता है। और लास्ट जो एक्ट है 2015 में लाया गया, ये जुवेनाइल के लिए था। जनरली जुवेनाइल हम लोग 6 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं बीच के, उनको जुवेनाइल कंसिडर किया जाता है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बात करता है। इनकी कोई भी कंप्लेन है उसको एंटरटेन करना, मॉनिटर करना कि इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनके रिगार्डिंग रिपोर्ट सबमिट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपनी वही एनुअल रिपोर्ट के अंदर इनका डेटा भी सबमिट किया जा सकता है। तो तीनों का डेटा कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट में सबमिट किया जा सकता है, ठीक है, अपनी एनुअल रिपोर्ट में। किसके द्वारा? NCPCR के द्वारा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ 3 एडिशनल केसेस है जो हमें ध्यान रखने हैं, जो कि चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शंस के बारे में बात करते हैं। एक एजुकेशन के बारे में बात करता है, एक सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के बारे में बात करता है, और एक जुवेनाइल को किस तरीके से केयर एंड प्रोटेक्शन दी जाए उसके बारे में बात करता है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो सॉरी, ये है ओवरऑल अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ऑलराइट, तो ये ओवरऑल उसके बारे में। देखिए, जो हमने नेशनल लेवल पे बॉडीज़ में पढ़ा, सेम इंस्टीट्यूशन हमें स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट कमिश्नर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। हमारा जो एक्ट था कौन सा था कि भाई द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005। इसी एक्ट के तहत एक तो NCPCR तो बना ही था 2007 में, देखा अभी हमने। वैसे ही एक और बॉडी बनाई जाती है जो कि स्टेट लेवल पे होती है, जिसको बोला था है स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट, SCPCR। सेम बॉडी सेम फंक्शन स्टेट लेवल पे जो हमने नेशनल लेवल के देखे, वही स्टेट लेवल पे SCPCR यानी स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट के हमें देखने को मिलते हैं। कंपोजिशन भी हमें सेम देखने को मिलते हैं। जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं, देखिए चेयरमैन होता है, वही 6 मेंबर होते हैं, 6 में से एटलीस्ट 2 होने चाहिए वुमेंस के लिए। क्वालिफिकेशन, ठीक है, रिमूवल क्राइटेरिया 3 साल 2 साल 2 बार से ज़्यादा इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 3 ईयर्स के अंदर इनका रिटायरमेंट होता है। 65 चेयरमैन की, 60 मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें जो हमको सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलती है, सेम हमें स्टेट लेवल पे देखने को मिलती है। वो कंपोजिशन हो, फंक्शंस हो, वो पावर्स हो या वर्किंग हो, सारी चीज़ें एज इट इज़ हमें देखने को मिलती है। किसकी? स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट। तो आपको वापस से ये चैप्टर पढ़ने की, विद इन द ये जो टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर में, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट इतना याद रखना है कि एक बॉडी है जो स्टेट लेवल पे भी काम करती है, जो स्टेट के बारे में, चाइल्ड के प्रोटेक्शंस के बारे में बात करती है। जो इनके कंपोजिशन, फंक्शन, पावर, वर्किंग NCPCR की जो थी, सेम हमें देखने को मिलती है SCPCR की, यानी कि स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ऑलराइट, अब इम्पॉर्टेंट है वो ये है, इम्पॉर्टेंट ये है किस तरीके से कि देखिए जो हमारा एक्ट था 2005 का, जो बात कर रहा था कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005, वो एक प्रोविज़न भी बनाता है जिसको बोला जाता है चिल्ड्रंस कोर्ट। ठीक है, एक चिल्ड्रंस कोर्ट क्यों बनाई जाती है तो नाम से पता पड़ रहा है, बट चिल्ड्रंस के जितने भी केसेस हैं वो स्पीडीली क्या किए जाएंगे, इन कोर्ट के अंदर सुने जाएंगे, ताकि चिल्ड्रन जो हैं उनको तुरंत जस्टिस मिला जा सके, ना कि तारीख पे तारीख वाला जो हमारा जुडिशल सिस्टम में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं, वो सिस्टम बेचारे बच्चों के साथ ना हो। इसीलिए चिल्ड्रंस कोर्ट का प्रोविज़न यही 2005 के एक्ट में रखा गया है। कौन बनाएगा तो भाई स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, किस तरीके से कि भाई अ कोर्ट इन द स्टेट और स्पेसिफाई फॉर द ईच डिस्ट्रिक्ट। और स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो ईच डिस्ट्रिक्ट में रखती है या नहीं रखती है, तो वो उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये कोर्ट बना सकती है। बट बनाने के पहले एक बार हाई कोर्ट के, उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे इनको कंसल्ट करना पड़ेगा। और हर एक जो चिल्ड्रंस की कोर्ट होगी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या अपॉइंट करेगी एक एडवोकेट जिसको मिनिमम 7 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने प्रैक्टिस की होनी चाहिए चाइल्ड राइट्स के डोमेन में, और एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द केसेस इन दैट कोर्ट। तो ये चिल्ड्रन कोर्ट के अंदर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, ठीक है, एडवोकेट होगा, जो क्या करेगा 7 ईयर्स के एटलीस्ट उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वही सारे केसेस हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड राइट्स इन दिस चिल्ड्रन कोर्ट विल हियर। तो ये चाइल्ड राइट्स का, चाइल्ड कोर्ट का भी प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है कौन से 2005 के एक्ट के अंदर, जो चाइल्ड प्रोटेक्शंस के बारे में बात करता है और उनको स्पीडी ट्रायल देने के बारे में बात करता है। ऑलराइट,
तो ये है ओवरऑल 3 बॉडीज़ के बारे में जो हमने डिस्कस किया इसमें। एक तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो कि एक स्टेचूटरी बॉडी है, स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये भी हमको 2005 एक्ट के अंदर ही देखने को मिलती है, ये भी 2005 एक्ट के अंदर। और एक कोर्ट है जिसको चिल्ड्रंस कोर्ट कहा जाता है, ये भी 2005 एक्ट के तहत ही हमें देखने को मिलती है। इन दोनों के प्रोविज़न ऑलमोस्ट सेम है, खाली ये नेशनल लेवल पर काम करती है, ये हर एक स्टेट लेवल की अपनी कोर्ट देखने को, अपनी अथॉरिटीज़ देखने को मिलती है जो स्टेट लेवल पे काम करती है। और ये कोर्ट जो है वो चिल्ड्रंस को स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए वर्क करती है। ऑलराइट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा जो चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शंस के बारे में बात करता है, स्टेचूटरी बॉडी के बारे में बात करता है जिसको हम बोलते हैं NCPCR। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। अगर अच्छा लगा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर कर लीजिए और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ऑलराइट, और अभी आपको इससे पहले के चैप्टर्स में भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ रिफ़र करिएगा, इसी चैनल पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाके करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।